गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन का जो विषय है फोर्थ सेमेस्टर में सभी ब्रांच में कॉमन विषय है। तो पिछले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें जो जितने भी चैप्टर थे ऊर्जा संरक्षण के विषय में 10 चैप्टर थे। उन 10 चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और चैप्टर वाइज आपको मैंने प्रश्न बताए थे। अब इस कड़ी में आगे हम बढ़ाते हुए प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर वाइज हम जो प्रश्न बन सकते हैं और उनके उत्तर संक्षिप्त में क्या हो सकता है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है या जिसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी यानी ये ऊर्जा की जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं या कुछ ऊर्जा की मूलभूत बातें हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। इसी तरह से हम पूरे प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सीधा सीधा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऊर्जा के फालतू खपत को रोकना तथा ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। यानी सीधे हम कहें कि ऊर्जा को हम बेकार ना जाने दें और ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें तो हम उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण। दूसरे शब्दों में एक और तरीका है, हम इसको और परिभाषित कर सकते हैं, वो है किसी कार्य को करने के लिए ऐसी विधि या प्रक्रम का पालन करना जिससे वह कार्य पूरा होने में कम ऊर्जा लगे, तो इसे ही ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। तो ये दो आप जो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, उसको आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, सिंपल है, ऊर्जा से क्या आशय है और ऊर्जा का वर्गीकरण करिए। यानी ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है और ऊर्जा का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो सिंपल सा, ऊर्जा को तो आप जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का वर्गीकरण या ऊर्जा के प्रकारों की यदि हम बात करें तो हम 1 2 3 करके बात करेंगे। पहला है प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। दूसरा होता है वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। और तीसरा होता है आपका नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी होती हैं या वर्गीकरण होता है, 3 में हम बांट सकते हैं। और तीनों में आप देखिए कि 2-2 ऊर्जाओं के नाम दिए हुए हैं। जैसे पहले में प्राथमिक एवं द्वितीयक, दूसरे में वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक और तीसरे में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये ऊर्जा वाला जो ये प्रश्न था कि ऊर्जा के वर्गीकरण करिए या ऊर्जा के प्रकार लिखिए, इसको इस तरीके से भी वो अलग अलग भी पूछ सकता है। तो जो इसके बारे में है वो मैंने आपको इसमें लिख दिया है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं एक दूसरे प्रश्न के द्वारा निम्नांकित ऊर्जाओं को 2-2 उदाहरण दे करके समझाइए। जैसे पहला देखिए दे दिया प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। तो पहला जो है आपका प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा, इसको कहते हैं प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से सीधे प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। सीधा सीधा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से जो हमें ऊर्जा सीधे तौर पर प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्राथमिक ऊर्जा। जैसे इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो सामान्यतः प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला आता है, तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है तथा जैव द्रव्यमान जैसे लकड़ी इत्यादि का समावेश किया जाता है। तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये जैव द्रव्यमान जैसे लकड़ी हम लेते हैं तो ये सारा हमको प्रकृति से मिलता है सीधे तौर पर। इसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं होती है मीडिएटर के रूप में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारे उदाहरण हैं आपके प्राथमिक ऊर्जा के। इसी क्रम में यदि हम द्वितीयक ऊर्जा यानी सेकेंडरी एनर्जी की बात करें तो द्वितीयक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से रूपांतरित करके और अधिक आसान ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लायक बनाया जाता है। तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि यदि हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में अभी आपने पढ़ा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस या लकड़ी, उसका यदि हम क्या करें रूपांतरण करके कोई और ऊर्जा स्रोत हम बना लें तो उसे हम कहेंगे द्वितीयक ऊर्जा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो द्वितीयक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा
किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से रूपांतरित करके और अधिक आसान ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लायक बनाया जाता है। जैसे अब जो कोयला था, प्राकृतिक गैस थी, प्राकृतिक तेल, पवन, जल, सूर्य, नाभिकीय पदार्थ, हाइड्रोजन आदि अनेक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ों से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण और उसका उपयोग करें तो ये जो विद्युत ऊर्जा है वो आपका कहलाएगी द्वितीयक एनर्जी। क्योंकि ये प्राथमिक जो ऊर्जा के स्रोत थे उनका हमने क्या किया, रूपांतरण करके एक सरल और आसान उपयोग में लाने लायक वे उसमें ऊर्जा स्रोत में बदल लिए, जिसे हम कहते हैं विद्युत या बिजली। तो वो विद्युत या बिजली किसका उदाहरण हो गया, द्वितीयक ऊर्जा का, यानी कि सेकेंडरी एनर्जी का। अब हम बात कर लेते हैं वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म होते हैं तो कई दूसरे नाम से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है। जैसे वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। इसी को जो वाणिज्यिक शब्द है इसका दूसरा हिंदी में शब्द होता है व्यावसायिक, और जो गैर वाणिज्यिक होता है उसका मतलब होता है गैर व्यावसायिक। लेकिन अंग्रेजी उसी का शब्द जो होता है वो सेम होता है, यानी कमर्शियल। तो कमर्शियल का मतलब व्यावसायिक भी हो गया, वाणिज्यिक भी हो गया। इसी प्रकार से जो नॉन कमर्शियल है तो नॉन कमर्शियल का मतलब हो गया गैर वाणिज्यिक या फिर गैर व्यावसायिक। तो ये शब्द एक हैं, अगर हिंदी में आ जाए तो आपको परेशान या कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्यावसायिक ऊर्जा का यानी कमर्शियल एनर्जी क्या होती है। तो व्यावसायिक ऊर्जा को वाणिज्यिक ऊर्जा भी कहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने अभी बताया। तो ये होती क्या है, बाजारों में निश्चित दाम पर उपलब्ध ऊर्जा को वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा। तो बाजारों में जो एक निश्चित दाम पर उपलब्ध होती है ऊर्जा उसे वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि कमर्शियल एनर्जी। जैसे विद्युत होता है तो आप एक निश्चित दर पर खरीदते हैं ना, जैसे प्रति यूनिट आपको प्रति माह बिल देना पड़ता है, बिल आता है आपके घरों में, तो आप क्या कर रहे हैं, ये बिजली क्या है उसका व्यवसायीकरण हो गया है, यानी व्यवसाय के रूप में जिसको ज़रूरत होती है चाहे घरों में चाहे उद्योगों में, उसको खरीदता है एक निश्चित दर पर और उसका उपयोग करता है। तो ये बिजली क्या हो गई, यानी विद्युत, ये कमर्शियल एनर्जी का एक उदाहरण है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं गैर व्यावसायिक ऊर्जा या जिसको कहेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो सबसे पहला गैर व्यावसायिक ऊर्जा को और क्या कहेंगे, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये होती क्या है, उपभोक्ताओं को निःशुल्क मिलने वाली ऊर्जा अथवा बाजारों में ना बिकने वाली ऊर्जा को गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। यानी जो हमको निःशुल्क मिल जाए कहीं से, जिसको हमको बाजार में कोई पैसा ना देना पड़े, वो कहलाएगी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत जैसे जलाने के लिए हम जंगल में कहीं जाएं, पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां पड़ी हों, हम उठा लाएं, हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को। गोबर है, मान लीजिए जानवर हैं, गोबर उठा लाएं, गोबर के उपले हम कर लें तो वो फ्री में हमको मिल जाएंगे। इसी तरह से कृषि से बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं, तो ये सब हमको आसानी से मिल जाते हैं। और जो आमतौर पर गाँव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में या आसपास के परिवेश में जाते हैं और ये सब चीज़ें फ्री में ले आते हैं और घरों में उपयोग करते हैं। तो ये एक निश्चित दर पर मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इनको हम कहेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी, यानी कि गैर व्यावसायिक या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है गैर व्यावसायिक या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का, वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पर किया जाता है, इसलिए इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहते हैं। यानी बहुत कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। लोग जंगलों में जाते थे, लकड़ी बीनते थे, उपले जो होते थे गोबर के बनाते थे, या फिर किसी तरीके की चीज़ें जो और थी वो यूज़ करते थे फ्री में, उसके लिए वो कोई भी पैसा नहीं चुकाते थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है अक्षय एवं क्षयशील ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये अक्षय एवं क्षयशील ऊर्जा के दूसरे नाम भी हैं, नवीकरणीय भी कहते हैं अक्षय को यानी रिन्यूएबल को, और जो क्षयशील ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यानी वो अंग्रेजी में कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो किसी भी नाम से आ जाए, चाहे वो अक्षय ऊर्जा पूछ ले, चाहे वो क्षयशील ऊर्जा पूछ ले, या फिर दूसरे हिंदी में जो शब्द हैं नवीकरणीय या नवीनीकृत या गैर नवीकरणीय या गैर नवीनीकृत ऊर्जा, तो इन सब के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा की, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की। तो अक्षय ऊर्जा क्या है, तो सबसे पहले आपने देखा कि अक्षय ऊर्जा को और क्या कहते हैं, नवीनीकरण या पुनर्नव्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो हिंदी के ये शब्द हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स विशेष तौर पर ध्यान रखें, लेकिन अंग्रेजी का जो शब्द है उसको भी अवश्य तौर पर याद रखें। तो ये अब होती क्या है अक्षय ऊर्जा, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका मानव द्वारा उपयोग होने के बावजूद
प्रकृति द्वारा उन्हें समयानुसार पुनः पुनः उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन हो गया, जल हो गया, ज्वार भाटा हो गया, जल तरंगे हो गया, भूमिगत ऊष्मा हो गई। तो ये क्या होता है, आप जितना यूज़ करते रहिए ये कम नहीं होता है, प्रकृति द्वारा फिर से उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, आप यूज़ कर लीजिए तो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर से सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। पवन है, लगातार चल रही है, आप यूज़ कर लीजिए। जल का प्रयोग आप कर लीजिए, ज्वार भाटे का प्रयोग किया जा रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, जल तरंगों का, भूमिगत ऊष्मा का। तो ये सारे जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और जो खत्म नहीं होते हैं, प्रकृति द्वारा बार बार उपलब्ध कराए जाते हैं, चाहे आप उनका जितना प्रयोग करते रहिए, उसी को कहते हैं अक्षय। नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, यानी जो कम ना हो। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो या जिसमें कमी ना आए उसको उपयोग करने पर। तो हम उपयोग करते जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो सूर्य का प्रकाश हो गया यानी सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, जो भूगर्भीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपने को मैंने सारे बताई, जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं वो ऊर्जा, जल तरंगे। तो ये सारे के सारे किसमें कहलाएंगी? आपका आ जाएंगी अक्षय ऊर्जा के रूप में। तो ये ऐसे प्राकृतिक ऊर्जा होती हैं जिनको उपयोग मानो चाह जितना उपयोग कर ले, प्रकृति द्वारा उन्हें समयानुसार पुनः पुनः उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे ही जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो ये इसकी जो सबसे अच्छी बात होती है अक्षय ऊर्जा की, कि इस ऊर्जा को बिना किसी हानिकारक प्रदूषण को फैलाए अर्जित किया जा सकता है। आप देखिए सौर ऊर्जा हो गया, चाहे पवन ऊर्जा ले लीजिए, चाहे ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा है, भूगर्भीय ऊर्जा, कुछ भी आप ले लीजिए, इनसे किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। बिना हानिकारक प्रदूषण फैलाए इनका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है क्षयशील ऊर्जा। तो इसी में लिखा है, यानी जो प्रयोग करने पर घटती जाए, यानी जिनमें क्षय होता जाए, तो ऐसी ऊर्जा क्षयशील ऊर्जा कहलाती है। तो क्षयशील ऊर्जा को और क्या कहते हैं? गैर नवीनीकरण या गैर पुनर्नव्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो क्षयशील ऊर्जा वह है जिसे हम पारंपरिक तौर पर भूमि में उपलब्ध जीवाश्मों जैसे कि कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, नाभिकीय पदार्थ इत्यादि का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। तो ये जो गैर नवीकरणीय या जो क्षयशील ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन कौन से? जैसे कोयला हो गया। अब कोयला जमीन के अंदर है, आप उसका लगातार दोहन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ समय बाद कोयला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक तेल है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। गैस है वो खत्म हो जाएगी। नाभिकीय पदार्थ हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जैसे जैसे इनका प्रयोग करते जा रहे हैं, इनमें क्या हो रही है? कमी आती जा रही है या इनका क्षय होता जा रहा है। इसलिए इनको कहते हैं क्षयशील ऊर्जा स्रोत या क्षयशील ऊर्जा। तो ये जीवाश्म जो बनते हैं, इनको बनने में कई बार लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इतनी जल्दी तो ये फिर प्रकृति द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये जो वस्तुतः ये जीवाश्म धरती के पास सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका एक बार उपयोग हो जाने पर प्रकृति द्वारा पुनः निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए इनको कहते हैं क्षयशील ऊर्जा या फिर कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या गैर नवीनीकरण ऊर्जा। तो इनका सबसे खराब पक्ष क्या है कि जैसे कोयला आप यूज करते हैं, तेल हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं, तो इनसे हानिकारक प्रदूषण फैलता है, यानी धुआं निकलता है, तरह तरह की गैसें, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। तो इनका सबसे खराब पक्ष क्या है? हानिकारक प्रदूषण इनसे बड़ी मात्रा में फैलता है और धीरे धीरे इनके जो स्रोत हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी उनका क्षय होता जा रहा है। तो इस तरह से ये आपने देख लिया, सारा जो प्रश्न है ये 100% श्योर आएगा। चाहे वो पूछ ले कि वर्गीकरण बताइए ऊर्जा का, चाहे पूछ ले कि ऊर्जा के प्रकार बताइए, या फिर सीधे सीधे आपको दे दे प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा क्या होते हैं, या फिर व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्या होते हैं, या फिर लिख दे कि नवीनीकरण या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो इस तरह से या अक्षय ऊर्जा एवं क्षयशील ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो सीधे 100% पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में। ये आप बात नोट करके रख लीजिए। अब बड़ा महत्वपूर्ण और सिंपल सा प्रश्न है, जैसे पूछता है सौर एवं पवन शक्ति जनित्र के क्षमता कारक को समझाइए। इसको अंग्रेजी में, क्योंकि क्षमता कारक ऐसा शब्द है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसका अंग्रेजी वर्जन जरूर देखिए। एक्सप्लेन द कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर को हम हिंदी में करें क्षमता कारक। किसके लिए? सोलर पावर जनरेटर के लिए एंड विंड पावर जनरेटर के लिए। तो सोलर जिनसे हम जलते, सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं, जिससे हमको सौर ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। इसी तरह से जो विंड एनर्जी का, जो पवन ऊर्जा, उसका प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? विंड पावर जनरेटर के लिए। तो उसको कह रहे हैं कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, यानी क्षमता कारक क्या होता है।
तो क्षमता कारक का सिंपल सा सूत्र है, आप इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल आसान। क्षमता कारक बराबर होता है औसत शक्ति। मान लीजिए आपने सौर ऊर्जा प्रयोग की, तो एक साल के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, एक साल के लिए कितनी शक्ति उत्पन्न हुई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम या अधिकतम शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। तो औसत शक्ति और जो अधिकतम शक्ति का जो अनुपात होता है वही कहलाता है क्षमता कारक या फिर कैपेसिटी फैक्टर। तो ये कैपेसिटी जो होता है इसका आपका कैपेसिटी फैक्टर, तो ये इसको हिंदी में हम कहेंगे क्षमता कारक। तो सिंपल सा इसका सूत्र आपने देख लिया, क्षमता कारक बराबर औसत शक्ति डिवाइडेड बाई अधिकतम शक्ति। अंग्रेजी में आप देख लीजिए कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज पावर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पावर। तो ये हम इसको ऐसे लिख देना है आपको, मैंने तो संक्षेप में लिख दिया, इसी सूत्र को आप लिख दीजिए कि एक निश्चित सी अवधि के लिए औसत शक्ति तथा अधिकतम शक्ति का जो अनुपात होता है वही क्षमता कारक या कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। और फिर ये सूत्र को लिख दीजिए। अब ये जैसे कैपेसिटी फैक्टर अलग अलग पूछ रहा है, सोलर पैनल्स के लिए, जैसे सौर ऊर्जा के लिए पूछ रहा है तो सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है, पवन ऊर्जा का कह रहा है तो विंड टर्बाइंस का यूज किया जाता है। तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर 10 से 25% तक होता है। तो मान के चलिए एक उदाहरण के लिए, जैसे हमारे यहाँ संस्था में राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट में सोलर प्लांट लगा है, 40 किलोवाट का है, लेकिन 40 किलोवाट इसकी क्या है, अधिकतम क्षमता है। लेकिन आप पूरे एक साल की अवधि में यदि देखें तो हो सकता है हमको 5 किलोवाट पावर ही मिल पाए। तो वो क्या हुआ, 40 किलोवाट की तुलना में औसत शक्ति हमको कितनी मिली, 5 किलोवाट। तो वही जो अनुपात है 5 किलोवाट डिवाइडेड बाई आप कर दीजिए 40 किलोवाट यानी अधिकतम शक्ति, तो वो आपका निकल करके आ जाएगा कैपेसिटी फैक्टर। ये मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो आप खुद देखिए कि कितना कम होता है, 10 से सिर्फ 25% होता है सोलर के लिए। और विंड टर्बाइन की यदि बात करें तो ये लगभग 25% तक होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो याद रखने के लिए आप इसको जरूर याद रख लिए, सिंपल सा सूत्र है, इसको याद करके बढ़िया से एक्सप्लेन इसको आपको कर देना है। अब मैंने कुछ जो और टॉपिक्स थे उनको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हो सकता है पूछ लिया जाए, या हो सकता है इसको सीधे प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाए। जैसे पहला है वैश्विक ईंधन भंडार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होता है, इसको देखिए वैश्विक ईंधन भंडार, वैश्विक मतलब विश्व का, ईंधन भंडार मतलब ईंधन मतलब फ्यूल, भंडार मतलब रिजर्व। तो इससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो विश्व है, तो विश्व में बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएसए है, इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है। तो किसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा का भंडार है, जैसे हम कोयले की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा कोयला है। तो इस देश से इस आप क्रम में देखें तो यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास कोयले का ग्लोबल रिजर्व कितना है, 25.4%। उसके बाद रसिया के पास है 15.9%, चाइना के पास 11.6%, उसके बाद इंडिया चौथे नंबर पर आता है, उसमें उसके पास कोयला 8.6% है। तो इस तरह से कोयले की यदि हम बात करें तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ग्लोबल फ्यूल रिजर्व आप इतने प्रतिशत है, आप देख सकते हैं। इसी क्रम में यदि हम ऑयल की बात करें यानी तेल की बात करें तो तेल में आप देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा उसके पास शेयर है, और उसके पास लगभग 23% आप मान के चलिए कि पूरे विश्व का जो है रिजर्व है तेल की, अगर हम बात करें 23%। तो ये जो 1 बैरल की यदि हम बात करते हैं तो ये 1 बैरल जो होता है लगभग 160 लीटर के बराबर होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो एक तो कोल हो गया यानी कोयला, दूसरा ऑयल यानी तेल हो गया, तीसरा हम बात करेंगे गैस की। तो गैस के रूप में यदि हम बात करें तो गैस का सबसे ज़्यादा जो शेयर है, जो रिजर्व है, वो है रसिया के पास। तो रसिया फेडरेशन है के पास सबसे ज़्यादा जो गैस रिजर्व है वो है 27%। तो ये जो आंकड़े दिए गए थे बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी में जारी किए गए थे जून 2004 में, उसके आधार पर ये पूरा रिकॉर्ड मैंने आपसे बताया कोयले का, तेल का और गैस का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैश्विक ईंधन भंडार है तो वो कितने सालों तक चलेगा। जैसे हम बात करते हैं, हम कोयला यूज करते जा रहे हैं तो कितने साल में खत्म हो जाएगा, तेल कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, गैस कुछ सालों में खत्म हो जाएगी, तो कितने सालों में, तो वो भी हमको इसमें लिखना है। तो ये आप देखिए, ये टेबल देख लीजिए, सिंपल सी है। जो आपका ऑयल है यानी तेल है वो लगभग माना गया है कि 45 साल तक चलेगा। जो गैस है उसके भंडार मान के चलिए कि 65 साल तक चलेंगे। तो ऑयल एंड गैस के 45 ईयर्स एंड 65 ईयर्स,
यानी तेल के भंडार चलेंगे 45 साल तक लगभग, और जो गैस के भंडार हैं वो चलेंगे 65 साल तक। इसी तरह से कोयले की यदि हम बात करें तो कोयला थोड़ा सा ज़्यादा साल चलेगा इनकी तुलना में, 200 साल तक लगभग, या 200 साल से कुछ ज़्यादा। तो इस तरह से ये जो वैश्विक ईंधन भंडार हैं, ये इनका जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट सिनेरियो है पूरे विश्व का, कि सबसे ज़्यादा कोल यानी कोयला किसके पास है, सबसे ज़्यादा तेल किसके पास है, सबसे ज़्यादा गैस का भंडार किसके पास है, और ये सारे जो तीनों ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में, जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, वो कितने सालों तक चलेंगे। तो बता दिया, तेल 45 साल, आपका गैस 65 साल, और आपका कोयला वो 200 साल के लगभग। अब हम बात कर लेते हैं भारत एवं उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा परिदृश्य, यानी एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया इन स्टेट ऑफ यूपी। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ऊर्जा है उसका क्या सीन है, यानी कि क्या उसका परिदृश्य है। तो भारत में आप ये मान के चलिए कि जो भी हम ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोयले का वर्चस्व है। तो भारत में ऊर्जा मिश्रण में कोयले का वर्चस्व है, जो कुल प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में 55% का योगदान देता है। यानी कि इंडिया में, और मैंने आपको भी दिखाया था कोयले के मामले में जो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व है वो इंडिया का कितना है, चौथे नंबर पर आता है। तो ये इन वर्षों में क्या हुआ है, ये जो प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में 1994 में 10% था, 1999 13% हो गया। तो क्या हुआ है, इसमें भी वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस के मामले में भी क्या हुई है, हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। 1994 में 10% से आपका देखिए 5 सालों में 1999 में 13% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी तरह से लेकिन तेल की हिस्सेदारी में क्या हुआ, कमी आई है। तो प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में तेल की जो हिस्सेदारी थी वो 20% से घटकर 17% हो गई है इसी अवधि के दौरान। तो ये आपका जो इंडिया में और इसी तरीके की कमोबेश जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश राज्य में भी है, तो जिसको आप आसानी से एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा है लेकिन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, क्षेत्रवार ऊर्जा खपत आपको बताना है। क्षेत्रवार ऊर्जा खपत को आप चित्र बनाकर समझाइए या इसको समझाइए या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में कैसे भी आ सकते। क्षेत्रवार से क्या मतलब, क्षेत्र से मतलब कुछ क्षेत्र अलग अलग बांटे गए, जैसे घरेलू यानी घरों में भी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, कृषि में प्रयोग हो रहा है, इसी तरह से इंडस्ट्री यानी उद्योगों में प्रयोग हो रहा है, यातायात में ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं क्षेत्रवार ऊर्जा की खपत कितनी, यानी कितने प्रतिशत उद्योग यूज कर रहे हैं, कितने प्रतिशत घर में यूज हो रही है, कितने प्रतिशत यातायात में, कितने प्रतिशत कृषि में। ऊर्जा का प्रतिशत बताना है विभिन्न क्षेत्रों में, उसको कहते हैं क्षेत्रवार ऊर्जा की खपत। तो इसमें सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, जैसे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। तो इसमें प्रतिशत मैं आपको बता देता हूं, मुंह जबानी इसको याद रख लीजिए, भूलना नहीं है। उद्योगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत है 49%, 49%। कृषि में 5% है, घरेलू यानी डोमेस्टिक में 10% यानी 10%, यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन में 22% यानी 22%, और अन्य क्षेत्रों में 14% है। तो इस तरह से क्षेत्रवार हम अगर बांटें तो ये 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ऊर्जा की खपत को प्रतिशत के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अब यही जो दिखाया है, उद्योग 49%, कृषि आपका 5%, घरेलू 10%, यातायात 22% और अन्य 14%। इसको एक आप इस तरीके से ये पाई चार्ट बना करके या एक चार्ट बना करके भी दिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ेगा। सेक्टर वाइज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी आपका कंजप्शन यानी कि ऊर्जा की खपत सेक्टर वाइज। तो ये देखिए यही दिखा दिया 49% में, देखिए इतना क्षेत्र आ जाएगा बड़ा, ये देखिए पूरा। एग्रीकल्चर यानी कृषि में 5% इतना दिखा दिया, अदर्स में आपको 14% यानी इतना दिखा दिया, और रेजिडेंशियल यानी घरेलू यानी डोमेस्टिक जिसको हम कहते हैं 10%, तो ये क्षेत्र आ गया। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के लिए 22% ये क्षेत्र आ गया। तो इस तरह से चार्ट बनाकर या इसी को आप टेबल या तालिका भी बना सकते हैं, आप दर्शा सकते हैं, उसको बढ़िया शब्दों में आप लिख दीजिए। तो ये 1999 से 2000 की स्थिति थी जो आपको मैंने आपको दिखाई है। यही कमोबेश लगभग स्थिति आज भी है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की खपत है वो इंडस्ट्री में हो रही है और लगभग यही स्थिति आज भी जारी है। सबसे अंत में एक प्रश्न बनता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऊर्जा के प्रयोग का मौसम या जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ता है या उसको समझाइए, यानी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट।
इस प्रश्न को यदि हम समझें तो यानी ऊर्जा जो हम उपयोग करते हैं, जैसे हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, तेल का, गैस का या अन्य तरह की ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका हमारे जलवायु पर या मौसम पर यानी क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हमको लिखना है। तो इस प्रश्न को आपने समझ लिया है। अब मैं आपको हिंट बता देता हूं कि देखिए, आप खुद से सोच करके देखिए, जो हम ईंधन यूज करें, जो कोयला हम जला रहे हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरीके की अन्य गैसें। जो हम ये तेल हम जला रहे हैं, अपने उसमें प्रयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में, उससे इसी तरीके की गैसेस निकल रही हैं। तो ये सब कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनकी वजह से क्या है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे एक कहते हैं, एक शब्द और नया आ गया, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको कुल मिलाकर के ये जो हिंट है, ये देखिए प्रश्न की मैंने दे दिया है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, कि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, ये जो हम ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं या ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो ये जो शब्द हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग, ये कक्षा 5 से आप लगातार पढ़ रहे हैं। कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे आपका पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें भी ये सारे शब्द हैं, तो ये आपको पता है। तो हिंट के रूप में मैं दे रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट, इस टॉपिक में या इस प्रश्न में, ये आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। सॉरी। अब ये तो इसमें लिख देना हेडिंग, ऊर्जा प्रयोग का मौसम या जलवायु पर निम्नांकित प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें लिख दिया सिंपल तरीके से कि ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे समुद्र का जल स्तर का बढ़ जाना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, तूफान आदि, ये हो रहा है। देखिए सीधे सीधे लिख दिया। दूसरा है, इन सभी परिवर्तनों के पीछे क्या है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न होना है। बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में पहुंच रही हैं, मिल रही हैं, और उसको किसी न किसी तरह से जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। अब ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिनमें ये आपका कोयला है, तेल है, गैसें, यही सब चीज़ें आती हैं, करने से, दहन करने से क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो कि वातावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो ये देखिए हो गया। अब मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण क्या हो रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये ऊर्जा उपयोग का ही ये नतीजा है कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं, जो कि जलवायु को प्रभावित कर रही हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी वैश्विक तापन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो ये हमारे द्वारा ऊर्जा उपयोग करने या ऊर्जा को उत्पन्न करने के कारण जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता और ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में भी बदलाव आ रहा है या फिर परिवर्तन आ रहा है। तो ये आपको सारा चीज़ अपने लैंग्वेज में आप बना करके लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट सम्मिलित करना है वो ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को ध्यान में रखते हुए, सम्मिलित करते हुए बढ़िया तरीके से उसके प्रभाव को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 1 में कम से कम आपको अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। पूरा आप लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके कोई भी अब प्रश्न पूछ लिया जाए, इससे सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारे आपको क्वेश्चंस बना करके डिस्कस कर दिया। तो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, माइंड में बैठ जाएंगे, आपको लिखने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में हम 10 पूरे वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज। चैप्टर 2 के जो प्रश्न बनते हैं सभी को उत्तर प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं, अब उन प्रश्नों के उत्तर बस देखते जाएंगे। इसी तरह से चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो प्रश्न है सभी के हम उत्तर देखेंगे, सभी का कॉन्सेप्ट हम यहीं क्लियर करेंगे। प्रत्येक छात्र के मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।